सो आज हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन हम किसको बोलते हैं। मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है वो तो हमने कल सीख लिया था। फैक्टर्स मतलब कि वो कारक जो कि हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को के ऊपर किसी ना किसी तरीके से प्रभाव डालेंगे। मतलब कि जब रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगी तो हमारा कोई ना कोई वैसे तो 6 फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। तो हम एक एक करके उनको डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहला है कि अभिकारकों की प्रकृति, मतलब नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स क्या होते हैं। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स किस तरीके से वेरी करेगी। जैसे देखो, जब भी कोई एक केमिकल रिएक्शन होती है तो कोई ना कोई बॉन्ड टूटेगा और नया बनेगा। जब बॉन्ड टूटेगा और नया बनेगा तो अगर उसके मतलब अभिकारक के या रिएक्टेंट के टूटने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा कम चलेगा। मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो रेट से रहेगी। लेकिन अगर अभिकारक बहुत जल्दी, मतलब रिएक्टेंट बहुत जल्दी टूट जाए, अपने बॉन्ड्स को बहुत जल्दी तोड़ दे, तो हम ये बोलते हैं कि उसके अभिक्रिया की जो गति है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चल रही है। तो या फिर काफ़ी ज़्यादा तीव्र है या फिर बहुत ही ज़्यादा फास्ट रिएक्शन हुई है। तो ऐसे आपको एग्जांपल के लिए 2 रिएक्शन मैंने दिए यहाँ पर। NO + O2 गिव्स यू 2NO2, ठीक है। और दूसरी है CH4 + 2O2 गिव्स यू CO2 + H2O। देखो, इन दोनों रिएक्शन के अंदर हमें पता है कि NO जो है वो थोड़ा सा अनस्टेबल रहता है, CH4 ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि रेगुलर ज्योमेट्री में है। तो हम ये बोलते हैं कि इसके बॉन्ड को टूटने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, समय लगेगा। तो इसलिए इसकी जो रिएक्शन होगी वो थोड़ी सी स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू इस रिएक्शन की। तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा रहेगी, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन कम रहेगी। तो हम ये बोलते हैं कि जो रेट कांस्टेंट है NO के लिए वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा अगर हम CH4 के कंपैरिजन में बात करेंगे। ऐसे ही हम जब हेबर्स प्रोसेस देखते हैं तो उसके अंदर H2 और N2 के बीच में अगर हम उसको रूम टेम्परेचर पे देख रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, उसको स्लो रिएक्शन होती है। लेकिन अगर हम कैटलिस्ट का यूज़ करेंगे तो काफ़ी जल्दी वो रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में इफ़ेक्ट आता है कंसंट्रेशन इफ़ेक्ट। देखो, कंसंट्रेशन इफ़ेक्ट हम किसको बोलते हैं कि जैसे हमने कल रेट लॉ भी लिखा था और रेट इक्वेशन के बारे में बात करी थी कि जब भी कोई रेट ऑफ रिएक्शन होती है तो वो आपके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन या अभिकारक की सांद्रता हमने कैसी ली थी। अगर हम अभिकारक की सांद्रता को बढ़ाएंगे तो सीधी सी बात है, आपके जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी बढ़ता चला जाएगा। जैसे इसके अंदर 2 एग्जाम्पल्स इसमें भी दिए। एक एग्जाम्पल है कि जैसे नॉर्मल लोहे का जंग लग जाना। तो जैसे बारिश के मौसम में होता है कि लोहे पर जब जंग लगती है तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ से होती है। तो जितना ज़्यादा मॉइस्चर रहेगा एनवायरनमेंट में उतनी ही जल्दी जंग लगने के चांसेस होते हैं। मतलब वो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा तेज़ी से होगी। दूसरा है एसीटोन का आयोडीनीकरण, मतलब आयोडीनेशन करवाना एसीटोन का। तो इसके अंदर होता क्या है, देखो, आयोडीन और एसीटोन जब रिएक्शन करता है तो आयोडीन बहुत कम अमाउंट में होता है और इस रिएक्शन को हम एसिड की प्रेजेंस में, मतलब अम्ल की प्रेजेंस के अंदर करवाते हैं। तो यहाँ पर एसीटोन और अम्ल, इन दोनों की जो सांद्रता है सिर्फ उसी पर ही रेट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है, आयोडीन के ऊपर नहीं करेगा। मतलब एसीटोन और एसिड की कंसंट्रेशन कितनी है सिर्फ उसी के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। आयोडीन की क्या कंसंट्रेशन थी उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। सो उसको हम कुछ इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। अब देखो, हमें पता है कि देयर आर 3 ऑर्डर्स ऑफ रिएक्शंस, मतलब कि 3 तरीके की कोटि होती है अभिक्रिया की। पहली कोटि, दूसरी कोटि, तीसरी कोटि। तो वो किस कोटि के अंदर है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे हम ये देखते हैं कि डिफरेंट अभिक्रियाओं के जो मतलब एक उत्क्रमणीय अभिक्रियाएँ होती हैं उनके अंदर उत्पादों की जो सांद्रता है वो अभिक्रिया के वेग के ऊपर निर्भर करती है। मतलब कि जो हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, उनके अंदर आपके कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की क्या कंसंट्रेशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रहेगी उतनी ही ज़्यादा आपकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती चली जाएगी।
तीसरा आता है इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर। इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर मतलब हम ये बोलते हैं सीधे सीधे कि रेट ऑफ रिएक्शन आपके चेंज इन कंसंट्रेशन चेंज इन प्रेशर के ऊपर डिपेंड करती है। तो जैसे जैसे हम दाब बढ़ाएंगे, मतलब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे, वैसे वैसे धीमे 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 आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कम 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 होता चला जाएगा। अब इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर जब हम देखते हैं तो इसको सिर्फ हम ज़्यादातर गैसों के अंदर देखा जाता है कि गैसेस के अंदर ये वाला इफ़ेक्ट लगता है। जैसे आपको एक यहाँ पर मैंने मतलब एक इक्वेशन दे रखी है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो पी टी माइनस पी आई अपॉन पी इन्फिनिटी माइनस पी आई। पी टी क्या है कि एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर कोई भी टेम्परेचर नोट किया। पी आई क्या है, इनिशियल टाइम, मतलब जब टाइम आपका ज़ीरो था तब उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जब हमने प्रेशर देखा, और जब हमने एक पर्टिकुलर टाइम, निश्चित टाइम बाद में जब उसका प्रेशर देखा तो अपॉन के अंदर इन्फिनिटी पर प्रेशर कितना था और आपके इनिशियल में कितना था। तो इन दोनों के रेशो के ऊपर आपके रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। ठीक है। सो हम इसको प्रैक्टिकल में भी देखते हैं। जैसे सेपोनिफिकेशन आपके एक प्रैक्टिकल है बीएससी के अंदर, तो वहाँ पर भी है ना हम ये चीज़ों का यूज़ करते हैं। जैसे जैसे हम धीमे धीमे प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर, सॉरी डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड्स के ऊपर हम उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को पता लगाने की कोशिश करते हैं। ओके, सो अगर हमें एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर हम उसको रोक दें, रिएक्शन को ही रोक दिया जाए, तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन को रोक तो नहीं सकते लेकिन उसको धीमा किया जा सकता है। तो उसको हम बोलते हैं क्वेंचिंग, अभिक्रिया शमन, मतलब रोकने के लिए। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, आइस का यूज़ किया जाता है, क्योंकि जब तापमान आपका मतलब टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। सो उस पर्टिकुलर टाइम पर हम उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को नोट डाउन कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपको एक और एग्जांपल दिया है, PCl5 गिव्स यू PCl3 प्लस Cl2। देखो इसके अंदर प्रेशर जैसे जैसे कम होगा रेट ऑफ रिएक्शन मतलब वेग जो है वो बढ़ता चला जाएगा। सो इस तरीके से आप कोई भी एग्जांपल सोच सकते हो या लिख सकते हो अपने एग्जाम्स के अंदर। ठीक है। देन फिर इसके बाद में आता है सॉल्वेंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखो सॉल्वेंट किस तरीके का होगा, वो पोलर होगा, नॉन पोलर होगा, उसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। ठीक है, बिकॉज़ वो जब आप पोलर लोगे या नॉन पोलर लोगे तो उसी अकॉर्डिंग आपके कॉम्प्लेक्सेस का भी फॉर्मेशन होगा, इसलिए आपके सॉल्वेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर सॉल्वेंट का असर पड़ता है। जैसे यहाँ पर मैंने एक चतुष्क अमोनियम के साथ में हम मतलब चतुष्क अमोनियम आयोडाइड का निर्माण कर रहे हैं इथाइल आयोडाइड और ट्राई एथिल अमीन के साथ में। तो जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो एक क्वाटरनरी अमोनियम आयोडाइड बन रहा है। तो आपका जो लाइक अगर मान लो कि मैंने इसकी जगह पर अगर हेक्सेन ले लिया, मतलब कोई भी हेक्सेन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो अगर हमने हेक्सेन ले लिया तो बेसिकली इसकी जो रिएक्शन की रेट होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। मतलब अगर हम नाइट्रोबेंजीन यूज़ करेंगे तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन कुछ अलग रहेगी, अगर हम हेक्सेन यूज़ करेंगे तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन और अलग हो जाएगी। मतलब पोलैरिटी से नॉन पोलर की तरफ, मतलब जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता जाएगा उतनी ही उसकी रेट ऑफ रिएक्शन कम भी होती चली जाएगी। देन फिर इसके बाद में हम बात करते हैं इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर की। ये बहुत इंपॉर्टेंट इफ़ेक्ट है। देखो इसके अंदर हम ये बात करते हैं कि कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन अगर आप उसके अंदर 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा रहे हो तो उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो दोगुना हो जाता है, मतलब 2 to 3 टाइम्स बढ़ जाता है। मतलब एक तरीके का आपका लॉ भी है कि अगर आप किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर 10 डिग्री टेम्परेचर से आप उसका टेम्परेचर को राइज़ कर रहे हो तो हर 10 डिग्री के बाद में उसकी रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो डबल हो जाती है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका इफ़ेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, मतलब उत्प्रेरक का प्रभाव। ऑब्वियस सी बात है कि कैटलिस्ट का हम जानते हैं कि कैटलिस्ट जो होगा वो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है। एक्टिवेशन एनर्जी जब बढ़ जाएगी तो सीधी सी बात है सॉरी कम कर देता है एनर्जी को। मतलब अगर मान लो कि उसको कोई भी काम करने में अगर एनर्जी ज़्यादा लग रही है तो वो कम एनर्जी के अंदर ही कैटलिस्ट आपका काम करवा देता है। तो बेसिकली इसी वजह से कैटलिस्ट जो होता है वो कम अमाउंट के अंदर ही ज़्यादा काम करवाने की कैपेसिटी रखता है। क्यों? क्योंकि वो उसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है।
नेक्स्ट इसके बाद में हम सरफेस एरिया की बात करते हैं। ये आपका अलग है। सरफेस एरिया मतलब कि जितना ज़्यादा, अगर मान लो मैं एक ग्लास के अंदर किसी भी रिएक्टेंट को लेकर अगर काम करवा रही हूँ एंड देन फिर उसके बाद में हम एक ज़्यादा सरफेस एरिया के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हम ये बोलते हैं कि रेट ऑफ सरफेस एरिया जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा रिएक्शंस के या फिर अभिकारकों के अभिक्रिया करने की रेट ज़्यादा रहेगी। ओके, सो आपको इस तरीके से बता रखा है यहाँ पर, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, मतलब कितना उसके ऊपर सरफेस एरिया कितना अभिकारकों का है उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब समानुपाती होती है अभिक्रिया दर। नेक्स्ट फिर इसके बाद में लास्ट हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस मतलब कि जो भी हम किस तरीके की वेवलेंथ का रेडिएशन उसको दे रहे हैं रिएक्टेंट को रिएक्शन करने के लिए, उसके ऊपर डिपेंड करती है कि आपकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगी। ओके, सो इस तरीके से हम बोलते हैं कि अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है, और हमारे अलग अलग फैक्टर्स अलग अलग तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करते हैं। सो ये आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन का टॉपिक है। नेक्स्ट टर्न पर हम ऑर्डर स्टार्ट करेंगे कि ऑर्डर मॉलिक्युलैरिटी क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ज़ीरो ऑर्डर क्या होता है। सो हम ऑर्डर्स की बात करेंगे। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक समझ में भी आया होगा ये टॉपिक। थैंक यू सो मच एवरीवन।